तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैंने ये बताया था कि 0 होता है व्हेन योर कॉइल इज इन द वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होता है। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to maximum value as coil gets horizontal। जैसे जैसे कॉइल हॉरिजॉन्टल होता जाता है आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर आपके पास जो वोल्टेज है वो हमेशा आपको मैक्सिमम मिलेगा, इट्स मैक्स एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब लाजिम बात है कॉइल की रोटेशन तो कंटिन्यू होगी ना, आप 90 से शुरू हुए थे, वो वर्टिकल से शुरू हुआ था, उस वक्त हॉरिजॉन्टल पे है, तो कॉइल अपनी रोटेशन कंटिन्यू करेगा, फिर दोबारा वर्टिकल होगा। तो जैसे दोबारा ग्राफ वर्टिकल होना शुरू होता है आपके पास जो वोल्टेज है वो फिर रिड्यूस होता चला जाता है। As coil gets vertical again, voltage again goes to 0। और फिर दोबारा जब आपके पास वर्टिकल पोजीशन पे आता है अब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लिप हो जाता है। Now the direction of current flips as coil crosses vertical position। Voltage is now negative and increases to horizontal position। वोल्टेज आपका नेगेटिव हो जाएगा और आप दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो। So this entire thing, this entire procedure continues to happen again and again। तो 360 डिग्रीज के अंदर अगर आप वर्टिकल पोजीशन से शुरू करते हैं तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर कभी एग्जामिनर ऐसा कर दे कि वो हॉरिजॉन्टल से ग्राफ बना के दे दे, आप कर सकता है कभी कभार एग्जाम तो बस चले तो लेट्स से हमारे पास अगर हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से शुरू करते हैं, मतलब ये आप अपने सिस्टम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से शुरू करते हैं कि भाई ये वोल्टेज इन वोल्ट्स और ये हमारे पास एंगल, ये टाइम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो फिर ऐसा बनेगा। यार बोर्ड पे ड्राइंग अच्छी होती है, इसमें बहुत ही कोई बुरी ड्राइंग बन रही है, इतनी कोई वाहियात किस्म की ड्राइंग बन रही है, अल्लाह माफ करे। ऐसा भी है तो हम यहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं। इस वक्त कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है और वर्टिकल पे वो 0 हो जाए। ये इस तरह की पोजीशन के हिसाब से भी ग्राफ बन सकता है अगर आप टाइम के एक्सेस से वर्किंग करना शुरू करें। बहरहाल वो बताता है आपको और आप उसके हिसाब से ज़रूर देख सकते हो। लेकिन जो ग्राफ्स अक्सर आपसे पूछता है, जो चीज़ें पूछता है वो कुछ ऐसी हैं कि अगर आप ईएमएफ इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके रास्ते क्या है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। देखिए, इफ यू विश टू इंक्रीज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर और द कॉइल, वोल्टेज बढ़ाना है कि सबसे पहला रास्ता ये हो सकता है कि आप
जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर। जैसे इस केस में बात करूंगा कि भाई अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं डबल करना चाहता हूँ 2 टाइम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डबल कर सकता हूँ। सबसे पहला रास्ता क्या है, डबल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जब मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप डबल करेंगे तो आपका ईएमएफ इंड्यूस भी डबल हो जाए। ईएमएफ इंड्यूस्ड आल्सो डबल्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डबल करने का काम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती हैं, तो जो कॉयल है वो ज्यादा फील्ड लाइंस को कट करता है और आपको जो लिंकेज मिलता है, यानी जो कॉयल के साथ फील्ड का इंटरेक्शन है वो ज्यादा मिलता है। तो ये जो बात मैंने कही, इस बात को मैं लिखता हूँ ताकि आप उसको फिर दोबारा प्रोसेस कर सको। मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट means more field lines, and hence more magnetic flux linkage। तो आसान जबान में बोले तो मोर कटिंग, फील्ड लाइंस कॉइल को ज्यादा कट करें, इस वजह से आपको ईएमएफ ज्यादा है। इसके अलावा आप नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर सकते हैं। यू कैन डबल द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द मैग्नेट और ऑफ द कॉइल, मैग्नेट बोल रहा हूं, सॉरी। तो इससे भी ईएमएफ डबल होगा। Triple the number of turns of coil, right? And EMF also double, right? आपके पास जो EMF है वो भी डबल हो जाएगा। और इस चीज के लिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने की वजह से मैग्नेट की तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अब वायर ज्यादा मौजूद है तो भी आपको कटिंग ज्यादा मिलेगी। क्योंकि देखो कट दो चीजें कर रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके साथ कॉइल, ये दो चीजें इन्वॉल्व। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दो तब भी कटिंग ज्यादा होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बढ़ा रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। कि पहले अगर सिर्फ एक वायर कट कर रहा था तो आप एक वक्त में 4 या 5 वायर्स कट कर रहे हैं। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स कट करेंगे या ज्यादा पोर्शन ऑफ वायर कट करेगा तो नतीजे में आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि कटिंग आपको ज्यादा मिल रही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास जब पहले शुरू शुरू के अंदर मैंने मिसाल दी थी कि भाई हमारे पास कॉयल जो था कि कुछ नंबर ऑफ टर्न्स था, और दूसरी दफा मैंने जो कॉयल बनाया उसके नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज्यादा कर दिए। तो पहले जब मैं यहाँ पे मैग्नेट प्लेस कर रहा हूँ और बाद में जब मैं मैग्नेट प्लेस कर रहा हूँ तो फील्ड लाइंस की कटिंग का डिफरेंस देखो। नहीं तो अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं मिसाल देता हूँ भाई 11 कटिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर यही काम आप यहाँ करते हो अब आपके कटिंग पॉइंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब पता नहीं कितनी जगह पे आपका कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा होगा। तो यू हैव वे मोर कटिंग। इसी वजह से यहाँ पे ईएमएफ भी आपको ज्यादा इंड्यूस होता हुआ मिलेगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दें उससे आपके कटिंग में इजाफा हो जाएगा। मोर टर्न्स ऑफ वायर will cut the field lines now।
and again the magnetic flux linkage will increase. इससे भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो बढ़ जाए, ज्यादा कटिंग मिल रही होगी। फिर ये है कि आप जैसे स्पीड का मामला था, हमने नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो हमने 3 फैक्टर्स देखे थे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के देखे थे हमने स्ट्रेंथ बढ़ा के देखी थी, और फिर तीसरा मामला हमने क्या था कि हमने स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ मैग्नेट बढ़ाया कि अगर मैंने बोला था मैं मैग्नेट को ज्यादा फास्ट इंसर्ट करूं अपने कॉइल की तरफ तो वो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर सके। तो यहाँ पे भी हम स्पीड बढ़ाएंगे कॉइल की रोटेशन, कॉइल को तेजी से घुमाना शुरू कर। सो व्हेन द रोटेशन ऑफ द कॉइल विल इंक्रीज, अगेन देयर विल बी अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज। सही, अब कटिंग में तेजी तेजी चेंज आ रहा होगा आपके पास। सही, तो हमने कहा था कि भाई रेट ऑफ चेंज से भी इफेक्ट आता है कि आप जितना फास्ट कह लीजिए कि चेंज लेकर आएंगे उतना ज्यादा आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यही चीज देखेंगे कि अब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ जाएगा। इससे 2 इफेक्ट आते हैं। पहला मामला, आपके पास ईएमएफ बढ़ता है, अगर आप रेट ऑफ चेंज डबल करेंगे तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। और क्योंकि आप डबल स्पीड के ऊपर कॉइल रोटेट कर रहे हैं, तो पहले जितनी देर में कॉइल घूम के एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा था, मिसाल के तौर पर 0.05 सेकंड्स के अंदर, तो अब उसके आधे टाइम में वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ले। आपने स्पीड ऑफ रोटेशन डबल कर दी। तो जब आपने स्पीड ऑफ रोटेशन को डबल कर दिया तो पहले जितनी देर के अंदर वो अपने कह लो कि एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा था, अब उससे हाफ टाइम के अंदर वो अपनी साइकिल कंप्लीट करे। तो ये चीज जो है ये आपको एज ए डिफरेंस इस चीज पे नजर आएगी कि पहले अगर एक वेव 0.05 में मुकम्मल हो रही थी तो 0.05 में 2 मुकम्मल हो जाएंगे और 0.25 में 1 मुकम्मल हो, 0.025। ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा जब आप डबल करेंगे अपनी रोटेशन की स्पीड। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। डबल द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेट, क्योंकि कॉइल कॉइल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी मींस हाउ क्विकली इट्स रोटेटिंग, रोटेशंस पर सेकंड की बात होती है। सो डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल कर दीजिए। इसमें 2 इफेक्ट आएंगे, ईएमएफ इंड्यूस डबल्स और दूसरा टाइम पीरियड हाफ। टाइम पीरियड आधा हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जो है रोटेशन का वो डबल हो जाएगा, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी ना तो लाजिमी बात है टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब जितनी देर में पहले एक कह लो कि वो बन रहा था रोटेशन, ये एक वेव बन रही थी, अब आपके पास इतनी देर में 2 वेव्स बनेगी। तो ये एग्जामिनर जो है वो अक्सर इसी चीज के सवाल देता है कि भाई आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो बताइए फ्रीक्वेंसी डबल करने की वजह से ग्राफ पे क्या इफेक्ट आए। तो ये चीज जो है यहाँ पे आप देख के जज करते हो कि फ्रीक्वेंसी डबल करने से ग्राफ में 2 चीजों का डिफरेंस नजर आना चाहिए, एक तो उसका वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए और दूसरा टाइम कम हो जाए। इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि आप ग्रेजुअली अगर वोल्टेज इंक्रीज कर वो रोटेशन इंक्रीज करते हो, अगर आप ग्रेजुअली रोटेशन की स्पीड इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज भी ग्रेजुअली बढ़ेगा और टाइम पीरियड भी ग्रेजुअली कम। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखें, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ कंप्रेस होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, इफ rotational frequency
is gradually increased, मतलब एकदम से डबल नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा रहे हैं उसको. If the frequency is gradually increased, the magnitude will also increase gradually. And time period will drop gradually. As shown in this graph. ग्राफ देखो आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम पीरियड को कम करता जा रहा है. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करें. यूज सॉफ्ट आयरन कोर टू वाइंड द कॉइल ऑन. हाँ बच्चे, वो एकदम से मेरा नेट थोड़ा सा इशू कर गया था, इस वजह से. नेट के बड़े मसले होते हैं. खैर, सो आई वाज सेइंग कि यूज द सॉफ्ट आयरन कोर टू वाइंड द कॉइल ऑन. आप कॉइल को हवा के अंदर वाइंड ना कीजिए, आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड कीजिए, जैसे कि डीसी मोटर के अंदर मैंने आपको मशवरा दिया. इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो करीब करीब आ जाती हैं. आयरन अब्सॉर्ब करता है ना फील्ड लाइंस, तो वो फील्ड लाइंस सारी करीब करीब आ जाती है, नजदीक आ जाती है. इससे इंटरेक्शन का जो चांस है, जो कटिंग का चांस है, वो बढ़ जाता है. क्योंकि जब फील्ड्स दूर दूर होती है ना, मतलब अगर मैं ऐसे यहाँ पे फील्ड लाइंस बना दूं कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पहले फील्ड लाइंस आपकी मिसाल के तौर पर थोड़ी दूर दूर है. तो जो कॉइल है उसकी कटिंग का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है. मतलब अगर ये कॉइल ऑफ वायर है, ये रोटेट करेगा तो जो कटिंग है वो होगी तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही होगी. सही. अब आपके पास यहाँ पे जब आप कॉइल को रोटेट करना शुरू करेंगे और आप आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग करेंगे, तो ये फील्ड लाइंस सारी नजदीक आ जाती है. मतलब आयरन कोर की वजह से फील्ड लाइंस कैसी हो जाती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ. सारी क्लोज क्लोज है. स्ट्रेंथ जो आपके पास वो बढ़ जाएगी. तो फील्ड लाइंस गेट क्लोज टू वन अनदर. जरा पूरा field lines come close to each other due to soft iron. See, magnetic flux increases. And so does the interaction. Field lines with the coil. Field lines का coil से interaction भी आपके पास बढ़ जाए. ये हमने कुछ मेथड्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए, जिसके थ्रू हम ज्यादा ईएमएफ अपने कॉइल के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज बना सकते हैं. अब बात आती है मैग्नेटिक शील्डिंग की. मैग्नेटिक शील्डिंग किसे बोलते हैं? देखो, शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना. सही. तो मैग्नेटिक शील्डिंग में होता ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो मैग्नेटिकली सेंसिटिव होते हैं.
उनको अगर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज कर दिया जाए तो उनको नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आपके टीवी की स्क्रीन हो गई, आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गई, इन तमाम को आप मैग्नेटिकली शील्ड करके रखना चाहते हैं। You cannot expose them to heavy strong magnetic fields क्योंकि उनमें जो डाटा स्टोर हुआ होता है वो मैग्नेटिक पैटर्न की फॉर्म में होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस डाटा को इफेक्ट कर सकती है, उस डाटा को खराब कर सकती है, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड से बचा के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरे। तो यहाँ पे हम ये बात मेंशन कर देते हैं कि भाई सम कंपोनेंट्स और some components are magnetically sensitive in nature and need to be protected from strong fields. See? आयरन क्या काम करता है, आयरन की रिंग हमें इस चीज में हेल्प करती है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे कोई अपना कंपोनेंट प्लेस करता, मैग्नेटिकली सेंसिटिव कंपोनेंट में अपना यहाँ पे कोई प्लेस कर देता, ठीक है, तो मसला ये होता कि मेरा जो कंपोनेंट होता सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर से गुजरती हुई चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, इसको नुकसान हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही है इसके अंदर से, क्योंकि प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक रिंग मैंने बनाई, ये प्लास्टिक मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब नहीं करता, अंदर से गुजरने देता। लेकिन अगर मैं यही काम यहाँ पे करता, अपने किसी और सिस्टम के साथ, एक मिनट इसको मैं जरा चेंज कर दूं, मैं ये सिस्टम यूज करता कि मैं यहाँ पे आयरन रिंग लगा देता, मैंने वही चीज रखी, लेकिन इस बार मेरे पास सराउंडिंग के अंदर जो मौजूद है वो आयरन रिंग है। आयरन का काम क्या होता है, आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी स्ट्रेट, वो इस रिंग में से पास होकर चली जाएंगी। ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड हैं सब रिंग से एब्जॉर्ब हो गई और जो मेरा कंपोनेंट है वो सेव हो गया। तो आयरन बीइंग अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल absorbs the field lines and protects the object placed inside। जो ऑब्जेक्ट अंदर रखा है उसको भी बचा लेते। आप चाहे तो आयरन के बजाय मूव मेटल का भी रिंग बना सकते, वो भी यही काम करेगा, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर है। यहाँ तक अगर किसी बात में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं लगता है, या तो सारा मसला है या कोई मसला नहीं है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है।
खैर आगे तो बढ़ते हैं। अब हम बात करना शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स पे। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं हमारे पास, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये सब बात। है आप लोग देखिए, ट्रांसफॉर्मर एज द नेम सजेस्ट कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा होगा। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, किसी और फॉर्म में नहीं, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि उसके वोल्टेज को और करंट को कम ज्यादा करके। वो इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका वोल्टेज है, उसका करंट है, वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, उसको कम ज्यादा करने का काम। So the purpose of a transformer is actually to increase or decrease the voltage, सही है, at the output, keeping the power constant, पावर को सेम रखते हुए, वोल्टेज को कम ज्यादा करने का पर्पस होता है आपके ट्रांसफार्मर, पावर को कांस्टेंट रखते हुए। आइडियली तो ट्रांसफार्मर डिजाइन इस बेसिस पे होता है कि वो पावर कांस्टेंट रखी जाएगी और वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सके। अब ये जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है पावर वोल्टेज का, वोल्टेज बढ़ रहा है या वोल्टेज कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर जो आप ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंड करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, एक डायग्राम नजर आ रही है आपको, इसमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपके पास मौजूद है और उसमें कुछ वायर्स वाइंड हुए हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। जो वायर्स की वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग समझ लीजिए कि आपके पास कह लें कि कॉइल हैं जिसके ऊपर आप करंट को या वोल्टेज को इनपुट देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का ना, जिस पे चीज काम करती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी फैराडेज लॉ के ऊपर ही काम कर रही होती है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले यू हैव इन द सेंटर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन होती है, उसका कोर बनाया जाता है। सही, आयरन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अभी पीछे मैंने बताया था, आयरन मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा है। आयरन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करके एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। आयरन का जो पर्पस है ना, ये बीच में जो सॉफ्ट आयरन कोर का है, उसका काम ये है कि प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाना, और भरपूर तरीके से पहुंचाना। पहुंच तो वैसे भी जाएगी, तो अगर कोई बोले कि सर क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, यार एक तो ये मिटता भी नहीं है। खैर, तो भाई एक हमारे पास इधर कॉइल है और एक कॉइल हमारे पास यहाँ बराबर बराबर। ये कॉइल समझ लीजिए आपका प्राइमरी कॉइल है, मैंने इसमें करंट भेजा। तो अगर मैं स्क्रीन शो नहीं हो रही, चलो एक मिनट रुकिए जरा, नहीं हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ आ गई हो सब। अगर ठीक है, मसला नहीं है, अच्छी बातें हो गई तो।
मुझे कुछ चीज़ें असल में इरेज हो गई थी, वो मुझे मुकम्मल कर लेने थे, उसके बाद फिर तो जनाब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर ना। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, जरा एप्लीकेशन में इशू है। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि इट्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक सेंटर में आयरन कोर होता है जो लेमिनेटेड शीट्स ऑफ आयरन से मिलकर बनाया जाता है। लेमिनेटेड शीट्स का मतलब ये है कि पतले पतले आयरन की शीटें काटी जाती हैं, उनको लैमिनेट किया जाता है, मतलब आगे पीछे प्लास्टिक कोटिंग होती है या एक इंसुलेशन की कोटिंग होती है, और उसके बाद उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास हर शीट एक दूसरे से सेपरेट रहती है। इसका जो मसला आता है ना असल में ट्रांसफार्मर के अंदर, वो आता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स में बिल्कुल आखिर में जिक्र करूंगा, आके आपको डिटेल में बता सकूं थोड़ा सा कि ट्रांसफार्मर में ये शीट्स का इस्तेमाल क्यों। एक प्रॉपर पूरा ब्लॉक लेने में क्या जा रहा था, आयरन का ब्लॉक ले लेते बस, तो अंदर एक बीच में होल्ड करते हैं वायरिंग के लिए, लेकिन हम पतली पतली शीट्स को ज्वाइन करके ऐसा कोर बना रहे हैं। उसकी डिटेल में आखिर में जिक्र करूंगा जब इसका कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो हमने लैमिनेटेड शीट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर बनाया लैमिनेटेड शीट से। इसका जो पर्पस है वो ये है कि एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी कॉइल तक पहुंचाना। हम मैग्नेटिक फील्ड हवा के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। मतलब दो कॉइल अगर आमने सामने बना के रख दिए जाए तो कोई मसला नहीं है कि एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल पहुंचेगी। हम बस चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा दूसरे कॉइल तक पहुंचे। आयरन का मामला ये होता है ना कि आयरन फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब करने से आयरन इस बात को इंश्योर करता है कि कोई फील्ड लाइंस रास्ते में जाया ना हो रही हो या बहुत दूर ना निकल जाए कि पता चला रिंग तक ही नहीं पहुंचेगी। तो आयरन लगाने से फायदा ये होगा कि आयरन उन तमाम फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करके पूरा पूरा सेकेंडरी फील्ड लाइंस तक उसको प्रोवाइड करने का काम कर रहा हो। इससे सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंटरेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाता है। दो कॉइल्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। इसमें जो प्राइमरी कॉइल जो होता है ना वो हमारा इनपुट कॉइल होता है, और जो सेकेंडरी कॉइल होता है वो हमारा आउटपुट कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल जो है हमारा इनपुट कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल जो है आउटपुट होता है। मतलब प्राइमरी कॉइल में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इनपुट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल पे हम आउटपुट मेजर कर रहे होते हैं। सेकेंडरी कॉइल पे हम जो है वो आउटपुट मेजर करने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे an alternating voltage, कह लो कि करंट is fed into the primary coil, or the output is obtained on the other end from the secondary coil. आउटपुट जो है सेकेंडरी कॉइल को ऑब्टेन करने का काम कर रहे हैं। आयरन कोर
इंटरैक्शन को बेहतर बनाने का काम कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा के। टेक्निकली ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो ये समझ लो कि एक 100% एफिशिएंट मशीन होती है। आइडियली बात करो, आइडियली ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। मतलब कहा यह जाता है कि जितनी पावर प्राइमरी कॉइल में इनपुट होगी उतनी ही पावर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल से आपको आउटपुट देगी। बस वोल्टेज और करंट ऊपर नीचे हुआ होगा लेकिन जो पावर है वो सेम मिलेगी। क्योंकि देखो आप ये बात जानते हो कि पावर है आई वी के बराबर। तो अगर आप पावर सेम रख रहे हो तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप वोल्टेज कम करते हो तो करंट ज्यादा हो जाएगा। पावर आपको सेम मिलेगी। तो बात सारी है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट कम ज्यादा हो रहे होते हैं लेकिन पावर आप चेंज नहीं करते। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100% एफिशिएंसी, दैट इज द पावर इनपुट to the primary coil is equal to the power output from the secondary coil. See, secondary coil से होने वाला power output आपको सेम मिलेगा। No heat losses, ये assume किया जाता है। लाजमी सी बात है ऐसा होता नहीं है, हीट लॉस तो हर जगह होते हैं। तो रियल ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी होती है इट्स लेस देन 100%। तो कुछ आप पावर इनपुट की फॉर्म में देते हो, ये पिन लग रहा है आपको, ये असल में पावर इनपुट है। ये है 100% एफिशिएंसी कमी। तो ये जो PIN लिखा है इसको मैं पावर और सब्सक्रिप्ट में इनपुट लिखता हूँ। ये कन्वर्ट होता है आउटपुट के अंदर और साथ साथ हीट के अंदर। ये पाउट नहीं लिखा हुआ, ये P आउटपुट यानी पावर आउटपुट लिखा हुआ, प्लस हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। ये जो हीट एनर्जी है ना, this heat energy is generated in the coils and the soft iron core. इन दोनों में जनरेट हो रहा है। ये कॉइल के अंदर भी बन रही होती है हीट और सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर भी बन रही होती है। और अगर आपको याद हो, ये जो PMT है, PMT जो आप लोगों के घरों के आसपास लगे हुए होते हैं, PMT का मतलब होता है पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर। ये आपके पास PMT होता है, पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर। तो वो ब्लैक कलर के बने हुए होते हैं और उनकी ग्रिल्स लगी हुई होती हैं। हमें भी जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था हमने अपने जमाने में, तो हमें भी तब पता चला था अच्छा ये PMT होता क्या है, जो यहाँ पे बार बार फट जाता है PMT। सही है, तो क्वालिटी बेहतरीन होती है। तो जनाब PMT जो होता है आपने देखा होगा ये ब्लैक कलर के होते हैं, सही है, और उनके ऊपर इस तरह से ग्रिलिंग हुई भी होती है करके, ऐसे ही इस तरह से उनकी ग्रिल लगा हुआ होता है पूरा उनके ऊपर, और ब्लैक कलर का आपके पास ये पूरा PMT होता है। तो असल में ये ब्लैक होने का जो मकसद है ना इसका, वो ये होता है कि ब्लैक कलर इज अ वेरी गुड रेडिएटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट का अच्छा रेडिएटर है ब्लैक। तो ब्लैक कलर से फायदा ही होता है कि जितनी भी हीट एनर्जी बन रही होती है ना अंदर, वो बाहर की तरफ रेडिएट होती है ताकि PMT कूल रह सके, वरना जितनी जल्दी अभी फटता है उससे कई ज्यादा जल्दी फटेगा फिर आपको।
मसला ही ऐसा, उसको ब्लैक कलर का बनाया जाता है ताकि इंफ्रारेड रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा निकल सके उसके अंदर से और पीएमटी कूल रह सके। इसके अलावा अंदर बाकायदा आपके पास ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है। पीएमटी के अंदर आपके पास कूलिंग के लिए ऑयल सर्कुलेट, जैसे इंजन ऑयल होता है ना, लुब्रिकेट करने के लिए और हीट को निकालवाने के लिए भी, तो इसी तरह से आपके पास पीएमटी के अंदर भी जो है वो ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है ताकि वो उसके कोर के अंदर से और वायर के अंदर जो हीट बन रही होती है ना उसको निकाल के बाहर ला सके। और जो बाहर इस तरह की इसकी जो ग्रिल लगी हुई होती है उसके अंदर से घूमता है, जैसे आपके फ्रिज के पीछे लगी हुई होती है एक ब्लैक कलर की ग्रिल से, उसके अंदर एक फ्रियॉन गैस घूम रही होती है, वो जो फ्रिज के अंदर की हीट निकाल के बाहर फेंकती है। तो यही चीज आपके ट्रांसफार्मर के अंदर भी किया जा रहा होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर की हीट निकाल के बाहर सराउंडिंग में रिलीज की जा रही होती है ताकि पीएमपी जो है वो ठंडा रह सके। अदरवाइज अंदर की जो वाइंडिंग है, जो कॉइल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सब जल जाएंगे, इतनी ज्यादा हीट बन जाएगी। यहाँ पे 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिलती, आपके पास यहाँ पे पीएमटी पे भी लॉसेस होते हैं। तो ये जो अक्सर लोड शेडिंग वगैरह का मसला होता है ना, वो इस वजह से भी होता है कि आप अगर लोड शेडिंग कम करना चाहते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप बिजली ज्यादा बनाएं या फिर जो बन रही है उसमें लॉसेस को कम करें। सही, लॉसेस को कम इसी तरह से किया जाता है कि आप वायरिंग एफिशिएंट इस्तेमाल करें, पीएमटीज एफिशिएंट इस्तेमाल करें, न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप मूव करें, जिससे जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो कम से कम। क्योंकि अगर बिजली मिसाल के तौर पर 1000 मेगावाट की बनी किसी पावर स्टेशन में, तो घरों में आते आते वो 950, 960 या 900 मेगावाट्स रह जाते हैं। आपकी अच्छी खासी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिशन के अंदर ही लूज हो जाती है। हम जीरो नहीं कर सकते उस लॉस को, लेकिन हम कम करने की जरूर कोशिश करते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रह सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट ना बने, कम से कम हीट बने और हमें एनर्जी जो मिल रही है वो अपने कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हासिल हो सके। अगर वर्किंग मैकेनिज्म की बात की जाए कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है, मैं यहाँ पे इसका जवाब लिख देता हूँ कि भाई an alternating current is supplied to the primary coil, see, which produces an alternating magnetic field in the soft iron core। ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है प्राइमरी कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, जब करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी, जब करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की तरह ऑल्टरनेटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग होती है, कि अगर करंट या वोल्टेज इस तरह से कम ज्यादा हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है ना अंदर, वो भी इसी तरह से कम ज्यादा हो रही होती है। सही, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसको बना ही करंट रहा था। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाई, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाई ताकि आपके पास ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी कॉइल के साथ कटिंग परफॉर्म करे, तो आपके पास ये कटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज करती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो फैराडे ने बोला था कि भाई कटिंग में चेंज आएगा तो ईएमएफ बन जाएगा। हमने सोचा भाई कटिंग में चेंज कैसे लेकर आए, कटिंग में चेंज लाना था अगर, तो अब ट्रांसफार्मर को मूव थोड़ी करा सकते, इतना भारी ट्रांसफार्मर कैसे मूव कराएंगे। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक ऐसा मैग्नेट बना लेते हैं क्यों ना जिसकी अपनी स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रही हो। तो तुम्हें पता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन हमने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसा मैग्नेट प्रोड्यूस कर लिया जाए जिसकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होने का काम कर रही है। तो हमें ये चीज सोची तो हमें अंदाजा हुआ कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ना ये काम अचीव किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। वो कैसे,
जो बोला भाई करंट के थ्रू मैग्नेट बनाते हैं ना, वो बनाते हैं, तो करंट ही ऑल्टरनेटिंग रही तो अगर करंट कम ज्यादा हो रहा होगा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा हो रही होगी। जब करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, जब करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो हमें एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, यानी एक ऐसा मैग्नेट मिल गया जो अपने फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, आपको मूव कराने की जरूरत नहीं है उसको, वो एक जगह पे रखा भी रहेगा तब भी अपनी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर रहा होगा। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ मेरे बच्चे, ये बात मुकम्मल करके फिर मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे an alternating current is supplied to the primary coil which produces an alternating magnetic field in the soft iron core. नतीजा क्या होता है, this field interacts with the secondary coil. सॉफ्ट आयरन कोर में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकेंडरी कॉइल से इंटरैक्ट करती है, और सेकेंडरी कॉइल से इंटरैक्शन की वजह से आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। दिस फील्ड इंटरैक्ट्स, या ये कह लो कि कट्स द सेकेंडरी कॉइल एंड थर्ड पॉइंट पे आप लिखते हो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux linkage. Hence EMF is induced in secondary. तो यहाँ पे आपने EMF इंड्यूस करने का जो रास्ता है वो भी देख लिया, किस तरह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो काम कर रहा होता है। ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड आपने प्राइमरी कॉइल की मदद से प्रोड्यूस की, इस ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड ने, तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिसने सेकेंडरी कॉइल के साथ कटिंग परफॉर्म की, और नतीजा ये हुआ कि आपके पास EMF जो है वो इंड्यूस हो सेकेंडरी कॉइल। कल की क्लास में इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर करेंगे हम, और ये चैप्टर जो है हम अपना मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आपका समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है और मैग्नेटिज्म का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा बकरीद से पहले पहले। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सा बचेगा, वो खैर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आखिर में भी करवा दूँ तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं करवा दूँगा उसके साथ। फिर समझ लीजिएगा कि बकरीद के बाद हमारा जो पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा, कि फिर हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन 2 महीने रह जाएंगे। 2 महीने के अंदर हमें वेव्स, लाइट, थर्मल और ये सब चीज़ें करनी होगी। जो ATP एग्जाम से पहले करवाऊंगा मैं, 1-2 दिन में, जैसे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा लॉकडाउन वगैरह ओपन हो जाए ना, तो वही। हाँ, नवंबर एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे बच्चे, यही नवंबर में हो रहा है, प्रीटी श्योर। अच्छा, डेट्स आप कह रहे हैं कि शायद वो आगे पीछे कर दे थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दे, अब ये कहना चाह रही है। वैसे कोई रिपोर्ट आई है इस चीज़ की